Hello everyone. As we know, capital structure theory refers to a systematic approach to financing business activities through a combination of debt and equity, which I have already discussed in net income approach in last video. Today approach, what we are going to discuss is net operating income approach. This approach was totally different from the net income approach. According to this approach, the market value of the firm is not affected by the capital structure changes. The market value of firm can be found out by capitalizing the net operating income with the help of overall weighted cost of capital, which is constant. So, this approach suggests that there is no relation between capital structure and the value of company. And financial leverage can only impact the share of income earned by debt holders and equity holders. But it cannot impact the operating income of the firm. Therefore, change in debt to equity ratio cannot make any change in the value of firm. So ऑपरेटिंग इनकम कैपिटल स्ट्रक्चर की एक ऐसी अप्रोच है जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर के कॉम्पोजिशन और वैल्यू ऑफ द फर्म के बीच कोई रिलेशन नहीं है। यदि हम डेब्ट कैपिटल के रेशियो को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें तो वैल्यू ऑफ फर्म पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इन्वेस्टर्स का रिस्क परसेप्शन इंक्रीज़ हो जाएगा और फर्म में डेब्ट का रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही फर्म का रिस्क बढ़ेगा और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ जाएगी। सो इन दिस अप्रोच वैल्यू ऑफ इक्विटी इज ऑलवेज द डिफरेंस बिटवीन टोटल फर्म वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ डेब्ट। नाउ सी व्हाट डेविड डूरेन सेज इन हिज अप्रोच। He says the market capitalizes the value of the firm as a whole. इनके अनुसार वैल्यू ऑफ फर्म को फाइंड आउट करने के लिए हम कंप्लीट ऑपरेटिंग इनकम को कैपिटलाइज करते हैं। देयर इज़ नो नीड टू स्प्लिट बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी। द मार्केट यूजेस एन ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट टू कैपिटलाइज द ऑपरेटिंग इनकम। इन्होंने ऑपरेटिंग इनकम पर फोकस किया है और उसको कैपिटलाइज करने के लिए ओवरऑल वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज़ किया। इन्होंने बिजनेस रिस्क को कांस्टेंट मान लिया है। दैट मीन्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑलवेज कांस्टेंट। इंक्रीज इन डेब्ट कॉम्पोजिशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज रिस्क परसेप्शन बाय इन्वेस्टर्स। डेब्ट कैपिटल का यूज़ इंक्रीज होने पर इन्वेस्टर्स का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। वो भी बेसिकली अगर लेस कॉस्टली डेब्ट कैपिटल हो और उसका कंपोजिशन बढ़ जाए तो शेयर होल्डर्स का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट, द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल डिग्री ऑफ डेब्ट इक्विटी मिक्स। आपका डेब्ट और इक्विटी का कंपोजिशन कितना भी हो, उसमें कितने भी चेंजेस आएँ, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ इक्विटी इज रेजिडुअल वैल्यू विच इज डिटरमाइंड बाय डिडक्टिंग टोटल वैल्यू ऑफ डेब्ट फ्रॉम द टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी। इक्विटी की वैल्यू वो बैलेंस, वो शेष होगा जो कि टोटल वैल्यू में से डेब्ट कैपिटल को माइनस करने के बाद बचेगा। एंड द लास्ट, द कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज कांस्टेंट। हमारी डेब्ट कैपिटल की कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। नाउ सी what are the formulas we use for finding the value of the firm with the help of net operating income approach। वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी को चेक करना है कि डेब्ट कैपिटल को यूज़ करने के बाद हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आई। उसके लिए हमको वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए कि इक्विटी का
शेयर कितना है। तो वैल्यू ऑफ फर्म में से अगर हम डेब्ट कैपिटल को माइनस कर दें तो जो शेयर बचेगा वो शेयर हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का होगा। देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय वी माइनस बी, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ इक्विटी। हम वैल्यू ऑफ इक्विटी से उसको डिवाइड कर दें ईबीटी को, तो हमको फाइंड आउट हो जाता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी होगी। तो यहाँ पर नेट ऑपरेटिंग अप्रोच के बेस पर वैल्यू ऑफ फर्म को फाइंड आउट करने के लिए हमें नेट ऑपरेटिंग इनकम पर फोकस करना है। ऑपरेटिंग इनकम मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जबकि नेट इनकम अप्रोच में हमने वैल्यू ऑफ फर्म को फाइंड आउट करने के लिए B+S किया था और उसने हमारा केवल नेट इनकम पर फोकस किया था, दैट मीन्स EBT। नाउ सी वन प्रॉब्लम फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। A firm has an annual net operating income of rupees 1 lakh, an average cost of capital, that means KO, of 10% and an initial debt of rupees 5 lakh at 6% rate of interest. Under NOI approach, the total value of the firm will be, वो हमसे कह रहा है इस नेट ऑपरेटिंग अप्रोच के अंदर हमको वैल्यू ऑफ फर्म बताइए। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रहा है। हमारे को क्या दे रहा है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी दे रहा है, 10%। सेकेंड हमको कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल दे रहा है, दैट इज 6%। और डेब्ट कैपिटल दैट मीन्स हमको बी भी दे रहा है कितना, 5 लाख। हमको EBIT दे रहा है, EBIT इक्वल टू 1 लाख। हमको सबसे पहले वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड आउट करनी है। वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला है EBIT अपॉन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। हम वैल्यूज़ पुट कर दें। EBIT हमारी कितनी है, ऑपरेटिंग इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू EBIT, दैट मीन्स 1 लाख divided by overall cost of capital, that means 10%। हमारी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ जाएगी, 10 लाख। कितनी आ जाएगी, 10 लाख। दिस इज इक्वलेंट टू V। ये हमारे किसके इक्वलेंट है, V के इक्वलेंट है। Now we want share of equity in total value of firm, that means S equal to V minus B। हमारा V कितना है, हमारा V था 10 लाख। हमारी डेब्ट कैपिटल कितनी है, 5 लाख। हमारे पास S का शेयर आ जाएगा, बैलेंस अमाउंट दैट इज 5 लाख। ये हमारी क्या आ गई, डेब्ट कैपिटल कितनी, 5 लाख। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट मीन्स KE निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है EBIT माइनस I डिवाइडेड बाय S। हमारी EBIT कितनी है, दैट इज 10 लाख। EBIT कितनी है, 10 लाख माइनस I।
आई इज 6% ऑफ 5 लाख, 5 लाख का 6%, 5 लाख का 6%, तो 5 लाख का 6% कितना हो जाएगा? 30,000। तो 10 लाख माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल हमने अभी निकाली कितनी? 5 लाख। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी कितनी? 14%। नेट ऑपरेटिंग इनकम के बेस पर वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए हमने ऑपरेटिंग इनकम को बेस लिया और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूज़ करा जो पूरे टाइम पीरियड में रिमेन कांस्टेंट है। तो V इक्वल टू EBIT अपॉन K0 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स 10 लाख रुपीज़ हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गई। नाउ वी वांट व्हाट इज़ द शेयर ऑफ द इक्विटी in total value of firm. For that purpose, S equal to V minus B, 10 lakh minus 5 lakh equal to 5 lakh. And cost of equity equal to EBIT minus I divided by S, that means 14%. हमारी cost of equity कितनी आई? 14%. But how can we say this approach fulfills all the assumptions of net operating income approach? So for that purpose, now we see डेप्ट कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज करने पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर क्या इफेक्ट आता है जब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट हो। फॉर दैट पर्पस we take 2 more options when debt capital increased by 2000 और डिक्रीज्ड बाय 2000। हमने फर्स्ट अप्रोच जो अभी सॉल्व करी उसके अंदर हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आई? 14%। जब हमारा डेप्ट कैपिटल का रेशियो कितना था? जब हमारे डेप्ट कैपिटल का रेशियो 5 लाख है। कितना है? 5 लाख। नाउ सेकेंड ऑप्शन, जब हमारे डेप्ट कैपिटल 2 लाख से इंक्रीज हो जाए तो उस सिचुएशन में हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर क्या इफ़ेक्ट आता है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच अगर डेप्ट कैपिटल का कंपोजिशन इंक्रीज हो जाए तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाती है। नाउ सी, वैल्यू ऑफ फर्म में हमारे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, एज इट इज़ हमारी वर्क करेगी। वैल्यू ऑफ फर्म हमारी क्या हो जाएगी? V इक्वल टू कितना? 10 लाख, नो चेंजेस, एज इट इज़ वर्क कर रही है, उसके अंदर हमारे कोई भी चेंज नहीं आ रहे। लेकिन जब डेप्ट कैपिटल 7 लाख हो गई तो हमारा इक्विटी का शेयर ज़रूर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि S इक्वल टू होता है V माइनस B। V हमारी है 10 लाख और B हमारी कितनी है? 7 लाख। इट मीन्स हमारी इक्विटी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 लाख। इक्विटी हमारा कितना हो गया? 3 लाख। नाउ वी वांट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए EBIT माइनस I अपॉन S। EBIT हमको मालूम है 1 लाख minus I, that means 6% of 7 lakh, 42,000 divided by S, that is 3 lakh, multiply by 100। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9.3%। तो डेप्ट कैपिटल के इंक्रीज होते ही हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी हो गई? 19.3%। नाउ थर्ड ऑप्शन, जब हम डेप्ट कैपिटल के रेशियो को 2 लाख से डिक्रीज कर दें तब हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर क्या इफेक्ट आता है? नाउ सी, इन थर्ड ऑल्टरनेटिव
अगेन हमारी वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं है। हमको क्या चाहिए, हमको पता होना चाहिए एस का, इट मीन्स इक्विटी का क्या रेशियो है। इक्विटी के लिए वैल्यू ऑफ फर्म माइनस पी, हमारी वैल्यू ऑफ फर्म में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 10 लाख माइनस डेप्ट कैपिटल, डेप्ट कैपिटल हमारी अब कितनी हो गई है, 3 लाख। कितनी है, 3 लाख। दैट मीन्स बैलेंस इज 7 लाख। हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल का रेशियो हो गया 7 लाख। नाउ कॉस्ट ऑफ इक्विटी देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू EBIT। EBIT दैट मीन्स ऑपरेटिंग इनकम, नो चेंजेस इन ऑपरेटिंग इनकम, 1 लाख डिवाइडेड बाय S। हमारी ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, 1 लाख माइनस I, 6% on 3 lakh, that means 18,000 divided by S। S हमारा कितना है, 7 लाख। सॉल्व कर लीजिए, इसको माइनस करेंगे तो 82,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी आपकी 11.7%। कितनी आ जाएगी, 11.7%। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल 6% हमारी रिमेन सेम है। कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन सेम है, लेकिन डेप्ट कैपिटल का रेशियो डिक्रीज करने पर हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी डिक्रीज होकर कितनी हो गई है, 11.1%। 11.1%. So we can see weighted cost of capital is constant and the cost of equity increases as use of debt capital increases. On the other hand, if we less use the debt capital, then cost of equity decreases. But in all conditions, overall cost of capital is constant. Now we have to check कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसी भी सिचुएशन में अप्लाई करने पर क्या हमारी कांस्टेंट रहती है। यस, वी कैन चेक इट। देखते हैं इसे भी। For that purpose, we use the formula overall cost of capital equal to KD B upon V plus KE, that means cost of equity, S upon V। वैल्यूज पुट करिए, कोई भी एक सिचुएशन ले लीजिए। हमारी KD हर सिचुएशन में कितनी है, 0.06। हमारी B, हम फर्स्ट सिचुएशन ले रहे हैं 5 लाख, डिवाइडेड बाय 10 लाख प्लस KE हमारी कितनी आई थी, 14%। दैट मीन्स 0.14। S हमारा आया था 5 लाख डिवाइडेड बाय हमारी वैल्यू ऑफ फर्म कितनी थी, 10 लाख। कितनी थी, 10 लाख। सॉल्व करिए, दैट मीन्स 0.06 मल्टीप्लाई बाय 0.50 प्लस 0.14 मल्टीप्लाई बाय अगेन 0.50 इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.10,
और जब इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 10%। और हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कितनी दे रहा था? 10%। कितनी दे रहा था? 10%। आप किसी भी सिचुएशन में इस फॉर्मूले को यूज़ करके कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि डेब्ट कैपिटल को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी रिमेन कांस्टेंट रहे, कॉस्ट ऑफ डेब्ट हमारी कांस्टेंट रहे और ऑपरेटिंग इनकम में भी कोई भी चेंजेस ना आए, तो भी हर स्थिति में हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसी होगी? रिमेन कांस्टेंट होगी। तो दिस इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच which tells capital structure no matters. Thank you, students.